भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, लगभग हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 23 से। समझते हैं आर्टिकल 23 मतलब अनुच्छेद 23 में बोला गया है बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध का अर्थ यह हो गया, अगर कोई व्यक्ति का मन है 5 घंटा ही काम करने का, तो आप उससे 8 घंटा काम नहीं करा सकते हैं, या फिर बिना पैसे से आप काम नहीं करा सकते, मतलब बेगारी नहीं करा सकते। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 23 में बोला गया है। ठीक है, ये हम देख चुके थे। आर्टिकल 24 में बोला गया है 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि लोहा उद्योग, पटाखा उद्योग, इस सब में आप नहीं लगा सकते 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। ठीक है। आर्टिकल 25 में बोला गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ यह हो गया, अगर आपका अगर आत्मा मन कर रहा है कि हम कोई और धर्म को अपना ले, तो आप कोई और धर्म को भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही सिख लोग को तलवार, कंघी, ये सब या फिर काड़ा पहनने का अधिकार है। ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 26 मतलब अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि आप सामूहिक रूप से धार्मिक काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 में बोला गया है धार्मिक कार्य पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। अगर आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो आपसे सरकार जो है कोई टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि धार्मिक कामों पे टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 में बोला गया है सरकारी धन पर आप सरकार का अगर धन है तो उसके धन पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकार का अगर कोई फंड आया स्कूल में, तो उसमें जो है आप सरकारी धन पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल 28 में बोला गया है। ठीक है। आर्टिकल 29 में बोला गया है अल्पसंख्यक का संरक्षण के बारे में बोला गया है। अगर कोई व्यक्ति जो कि मतलब SC ST या कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता हो, अगर कोई संस्था में जाके पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो जाके पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे भगा देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक की रक्षा जो है आर्टिकल 29 में बोला गया। अगर उसे पढ़ने का मन है हम लोग के साथ, या कोई ऐसा व्यक्ति के साथ जो सब संस्थान में पढ़ता है ना, सब कोचिंग में, तो उसका मन होगा कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो आके पढ़ सकता है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 30 में बोला गया है कि अल्पसंख्यक, वही अल्पसंख्यक के बारे में बोले हैं जो आर्टिकल 29 में बोला गया है। तो अल्पसंख्यक, जैसे कि अल्पसंख्यक का मन करेगा कि नहीं हम ई लोग के साथ पढ़ने में सक्षम नहीं है, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, मतलब कि मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मुझे धन दीजिए, हम अलग संस्थान खोलेंगे अपना। क्यों? क्या बोला गया है आर्टिकल 23 में कि सरकार मुझे आप धन दीजिए, हम अलग संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बता बोला गया है अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकता है। किस आर्टिकल में ये बात बोला गया है? तो आर्टिकल 30 में। ठीक है। अब समझते हैं आगे। आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है। पहले संपत्ति का अधिकार यह था, लेकिन रीजन क्या हो गया, जैसे कि सरकार को मेरा जमीन पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन हम ये जमीन नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकार का मन हो गया कि नहीं हम इधर से ट्रेन गुजारेंगे, ठीक है, तो हम जगह नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाता था सरकार के लिए। इसीलिए जो है अब संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। आपको सरकार जो है कुछ मुआवजा दे देगा, आपको उसे देना पड़ेगा जमीन। ठीक है, क्या आप लीजिए, तब क्या करेंगे, लीजिए जमीन, तो आपको जमीन देना ही पड़ेगा, संपत्ति देना ही पड़ेगा। अगर सरकार का मन हो गया कि यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन खोलना चाहते हैं, या फिर इसरो का कोई सैटेलाइट यहाँ से हम लॉन्च करेंगे, तो वो आप नहीं रोक सकते हैं उसे। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है, और इसे किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखे हैं आर्टिकल 300 के को के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना कब था? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 में बोला गया है उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रीट निकालने का अधिकार है, ठीक है। 5 प्रकार की रीट निकलता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था, तो यह कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को, ठीक है। अब आर्टिकल 32 के आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 के तहत भी जो आपका मूलाधिकार अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए आर्टिकल 32 में 5 प्रकार का रीट है। रीट कितने प्रकार के निकाल सकते हैं आप, 5 प्रकार की। देखिए कौन कौन। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण, ठीक है। तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह हो गया कि बंदी को, अगर कोई पुलिस प्रशासन कोई बंदी को, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय, नजदीकी न्यायालय में उसे पेश करना पड़ेगा। अगर वो पेश नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अगर नहीं कर पाया कोई रीजन की वजह से तो उसको, उस पुलिस प्रशासन को ये बात का जानकारी देना होगा, नहीं मालिक पेट्रोल खत्म हो गया था, डीजल खत्म हो गया था गाड़ी का, इसलिए हम 24 घंटा के अंदर पेश नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसे कुछ न कुछ एक्सट्रीमली बताना पड़ेगा। समझिएगा आगे। परमादेश। परमादेश का अर्थ यह हो गया कि हम आदेश देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण तो वो 24 घंटा पेश करना ही पड़ेगा। परमादेश का अर्थ यह हो गया कि लापरवाही अगर कुछ दिखा रहा है तो न्यायालय क्या देगा, परमादेश जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं तुम सही से अपना काम करो, ठीक है। हम आदेश देते हैं तुम सही से अपना काम करो, ठीक है। आगे आर्टिकल मतलब तीसरा है अधिकार परीक्षा। तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ यह हो गया कि तुम अपना औकात से ज्यादा मत उड़ो, मतलब आप अपना जो है औकात से ज्यादा मत उड़िए। कहने का अर्थ यह हो गया है कि देखिए पता क्या है कि चालान, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी का चालान काटने का अधिकार कम से कम ASI को, जिसको कम से कम 1 स्टार लगा हो यहाँ पे, वही चालान जो है आपका काट सकता है। लेकिन होता क्या है, हवलदार भी आके चालान काट दिया, कांस्टेबल भी आके चालान काट दिया, तो ऐसा नहीं है। वो अधिकार से उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, ठीक है। कांस्टेबल होके वो चालान काट रहा है, ASI का काम कर रहा है, SI का काम कर रहा है। तो अधिकार से ज्यादा अगर उड़ेंगे तो अधिकार परीक्षा जो है न्यायालय द्वारा लगा दिया जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ यह हो गया, प्रतिषेध का अर्थ यह हो गया कि देखिए अगर प्रतिषेध का अर्थ यह हो गया कि अगर हाई कोर्ट, मतलब कि कहने का अर्थ है कि कोई निचली न्यायालय, कोई एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ा तो ये हो गया, बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट होता है, और इससे छोटा ये होता है हाई कोर्ट। तो होता क्या है प्रतिषेध में कि हाई कोर्ट गलती कर रहा हो, ठीक है। प्रतिषेध का अर्थ ये हो गया कि हाई कोर्ट अगर गलती कर रहा हो, मतलब निचली न्यायालय गलती कर रहा हो, मतलब पेने चला रहा है अभी कि हम गलती कर रहे हैं ऐसे करके, तो वो जो उच्च न्यायालय होता है, मतलब उससे ऊपर जो न्यायालय होता है, तो वह जो है प्रतिषेध लगा देगा, मतलब रोक देगा उसे, रुको तुम गलत कर रहा है, ठीक है, उसे रोक देगा। तो उसे को बोला जाता है प्रतिषेध। मतलब कि छोटा निचले न्यायालय अगर गलती कर रहा है तो ऊपरी न्यायालय जो है उसे रोक सकता है, ठीक है। तो उसे हो गया, उसे कहते हैं प्रतिषेध। अब समझिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ यह हो गया कि न्यायालय गलती कर चुका है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो हम इसको लेके समझाते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट गलती कर रहा था तो क्या लगाते थे हम लोग, कर ही रहा था तो प्रतिषेध, कर दिया है, गलती जो है गलती जो है कर दिया है तो क्या किया जाए, तब लगाएंगे उत्प्रेषण। तब उच्चली न्यायालय जो होता है वो उत्प्रेषण लगाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस तरह से प्रॉब्लम है, तो हम आप लोग को फिर से बता देंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग को अगर मेरा कंसेप्ट या मेरा कंटेंट पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।